देखिए आज ज़्यादा लंबा आपसे क्या बताएं आपको। आज मेरे साथ हैं नरेश मीणा। नरेश मीणा से ही बात करते हैं। 1 थप्पड़ 8 महीने की सज़ा, क्या कहना है आपका? गलती हो गई थी उस समय? नहीं, वो तात्कालिक एक अचानक से घटित रिएक्शन था और वो जिस तरह का रिएक्शन था वो नहीं होना चाहिए था। इस बात का मुझे अफसोस है कि वो जो रिएक्शन हुआ, लेकिन जितना बड़ा जुर्म नहीं था उससे बड़ी सज़ा मुझे दी गई। 8 महीने जेल में इतना बड़ा जुर्म नहीं था कि उसकी इतनी बड़ी सज़ा दी जाए। एक कहावत है अंग्रेजी के अंदर, डिस्गाइज इन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैं समझा नहीं आपकी। अंग्रेजी के अंदर एक कहावत है कि वो क्या कहते हैं उसको, अब इसको हिंदी रूपांतरण करूँ तो कचरे में से कुछ और निकल जाए, चमत्कार हो जाए। ये 8 महीने आप जो हैं, आप कह रहे हो कि लंबी सज़ा हो गई, आपको नहीं लगता ये 8 महीने नरेश मीणा को गड़ गए? देखो, जेल में एकांतवास मिलता है, आत्मचिंतन करने का समय मिलता है, बहुत सारा आत्मचिंतन भी किया है, ये भी महसूस किया है कि बहुत सुधारों की ज़रूरत है। बहुत बड़ी संख्या में जनता जनार्दन अपेक्षाएं करती है, तो एक जनताओं की अपेक्षाओं पे खरा उतरने का एक जिम्मेदारी भी है। जेल से आए, सुधार भी करेंगे और जनता की अपेक्षाओं पे खरे भी उतरेंगे। ये तो जब आप गए थे जेल, जब आप ही के कुछ साथी रहे होंगे, पुराने ज़माने के साथी रहे होंगे, लोग चर्चाएं कर रहे थे, गुस्सा बहुत तेज़ है, गुस्सा बहुत कंट्रोल में नहीं होता है, ऐसा ही है, इतना ही एग्रेशन के साथ लगा रहता है, इसको तो कंट्रोल नहीं था किसी भी चीज़ के ऊपर। लेकिन इन सब चीज़ों पे चिंतन किया है, गुस्से पे कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करेंगे। उतावलापन ज़्यादा है, उसको कम करेंगे। जल्दबाजी कर बैठते हैं, उसको कम करेंगे। और जो लोग अब जेल से आने के बाद जो लोग नरेश को जिस तरह से देखना चाहते हैं उसी तरह का नरेश पेश आएगा। लोग तो जैसा देखना चाहते हैं, लोगों ने बता दिया। नरेश 8 महीने जेल के अंदर था, लेकिन लोगों ने बाहर बताया लोग क्या देखना चाहते हैं। मेरी आपसे रावता माता बात हुई थी, मुझे किसी नेता ने कहा था कि 1,500 वोटों पे समझ जाने वाला मामला है। 63,000 से ज़्यादा तो वोट पड़े। 8 महीने के अंदर लोगों का इतना प्यार मिला। आपको उम्मीद थी क्या कि लोग आपको, आप लोगों के मन में ऐसी जगह बना चुके हो? देखो, मैं रिजल्ट का, परिणाम का ऊपर नहीं सोचता। काम कर रहा हूँ, हर संभव, हर दिन, हर समय यही प्रयास रहता है कि लोगों के दिल में अपने लिए जगह बनाऊं। फैसला जनता करती है और ये जनता का आशीर्वाद था कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ ना मेरा घर था ना गांव था। पहले छबड़ा में, वहाँ 44,000 वोट दिए। उसके बाद जिला भी नहीं था, जिले से भी 300 किलोमीटर दूर उनियारा में, जहाँ मैंने गांव नहीं देखा था, गली नहीं देखी थी, उस जगह पे 8-10 दिन के चुनावी पर समय में लोगों ने इतना भरपूर आशीर्वाद दिया, 60,000 वोट दिया। तो कुछ तो मेरे जो पुराने जीवन में जो छात्र राजनीति से लेकर अब तक जो उन्होंने महसूस किया, या मेरी जो बोलचाल, मैंने जो उनके सामने जो अपनी बात रखी, उस बात को सुनकर या जिस तरह से भी उन लोगों ने, लेकिन 60,000 वोट मुझे दिए। 60,000 ज़्यादा, 60,000 से ज़्यादा रिस्पॉन्स तो आपको बाहर मिला है। जो लोग ये कहते हैं कि 1,000 वोट आएंगे, 1,500 वोट आएंगे, वो वही लोग होंगे जो कोई राष्ट्रीय पार्टी में होंगे। अगर वो बिना पार्टी के मैदान में उतरे तो उनके जरूर 1,000-1,500 वोट आते हैं। वो था एक राम खिलाड़ी बेरवाजी, 1,500 वोट आए। बहुत देखे हैं ऐसे मैंने, टिकट करने के बाद 500 वोट आते हुए। टिकट बांटने वाले वो रहते हैं जिनके पास 5 आदमी नहीं है। टिकट मांगने वाले ऐसे लोग हैं जो 50-50 हज़ार आदमी उनके साथ घूमते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलता। दुर्भाग्य है राजनीति का। पर जिस हिसाब से आपके साथ में लोग जुड़े, लोगों का आपको रिस्पांस मिला, प्यार मिला, पूरे राजस्थान से मिला, आपने ऐसी उम्मीद और अपेक्षा की थी? देखो, मैं तो 2008 में एमएलए बन जाना चाहिए था मुझे।
क्यों नहीं बने? मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में मैंने जो प्रयोग किए, लोगों को मंच दिया आपने, प्रयोग किए, विश्वविद्यालय में 2 दलितों के बच्चों को अध्यक्ष बनाया, पूजा वर्मा, विनोद जाखड़, एक जाट समाज की बेटी प्रभा चौधरी को निर्दलीय पहली महिला अध्यक्ष विश्वविद्यालय में बनाया। कभी सुनना आप प्रभा का, कभी इंटरव्यू लेना उनसे भी। अंकित धायल को निर्दलीय अध्यक्ष बनाया, कई और भी अध्यक्षों में भूमिका निभाई। मीणा समाज में 2 अध्यक्ष बने, दोनों में भूमिका निभाई। लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो एससी रिजर्व थी, वहाँ मैं चुनाव लड़ नहीं सकता था। दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ सब जगह नेता बैठे रहते हैं। जिस तरह की राजनीति होती है, तो बिना पार्टी के अपना स्थान बनाना राजस्थान की राजनीति में टफ है। और मैंने तो 2011 में विश्वविद्यालय में तीसरा मोर्चा बनाया था। तब भी हमने तो सोचा था कि इस 3rd मोर्चे को राजस्थान में लेके जाएंगे। लेकिन राजनीति में ज़्यादातर लोग जैसे दिखते हैं ऐसे होते नहीं हैं। बाहर अलग बोलते हैं, अंदर अलग बोलते हैं, समझौता कर लेते हैं, बंद कमरों में समझौते कर लेते हैं। तो नहीं तो 8 में बन जाना चाहिए था। 13 में मुझे टिकट मिल रहा था, टिकट छोड़ दिया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे भी पता नहीं योग बनेगा कि नहीं बनेगा। किस चीज़ का? लेकिन किस चीज़ का योग? एमएलए बनने का, एमपी बनने का। अच्छा, अभी भी लगता है? लेकिन मैं तो कई बार कहता भी हूँ कि अब मेरा मन ही नहीं करता। मेरा तो मन करता है कि नरेश खुद ना बन के कोई 10-20 को बनाए किंग मेकर। बिल्कुल, विश्वविद्यालय में नरेश मीणा किंग मेकर के नाम से जाना जाता था। वही राजस्थान की राजनीति में किंग मेकर बने, जो दूसरों को, और ये उम्मीद भी करते हैं बहुत सारे युवा। जिस तरह की राजनीति हो रही है, परिवारवाद, वंशवाद, धनबल की, बहुत सारे छात्र नेता, छात्र राजनीति से आने वाले जो गांव पंचायत सरपंच की राजनीति से आते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम भी विधानसभा में जाएं। ऐसे लोगों को लेकर नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। 8 महीने में हमने देखा है किंग मेकर की जो आप बात कर रहे हो, कई राजनेता आए आपकी इस मुहिम के अंदर। कईयों ने टेक ओवर करने का भी प्रयास किया। ये पूरा का पूरा जो चल रहा था, आंदोलन चल रहा था बाहर, जो लोग अपने दम पे चला रहे थे, इसमें से मुकेश एक अहम कड़ी था। लोग मेहनत कर रहे थे, कई नेताओं ने टेक ओवर करने का प्रयास किया, बयान भी आए। क्योंकि हमने पूरी ये 8 महीने की जर्नी बाहर से देखी है। 1-1.25 महीने के बाद में लोगों के रिएक्शंस बदलते हुए भी देखे हैं। जो कह रहे थे 1000, 1200, 1500 पे सिमट जाएगा, वो नेता मानने लग गए थे। देखो ऐसा है, इस 8 महीने में जिसने मेरी तिनका भर भी मदद करी है, इतनी सी भी मदद करी है, उनका एहसान मेरे लिए है। समय आने पर उनका एहसान भी चुकाएंगे, उनकी जहाँ जरूरत पड़ेगी उनकी मदद भी करेंगे। इस जगह आया हूँ, पूरे देश को पता है इस टाइम। ठीक है। उस अन्नदाता का मैं दुख जानता हूँ, उस किसान का मैं दुख जानता हूँ, जो हार्डकोर मेहनत करके ना बरसात देखता, ना गर्मी देखता, ना सर्दी देखता, जिसके खेतों में फसल बोने से लेके फसल कटने तक हजारों पक्षी, हजारों जानवर उनमें चुगा चुगते हैं। वो किसान फिर अन्न को पैदा करके दुनिया को पालता है। उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, अन्नदाता से बड़ा कोई भगवान हो ही नहीं सकता। मानते सब हैं, ठीक है, मानते सब हैं। लेकिन स्थिति क्या है? लेकिन आज हालात जो है वो बहुत दयनीय हो गई है। बिल्कुल। एक जमाना था जब किसान की लड़ाई लड़ने वाले नेता पैदा हुए हिंदुस्तान में। चौधरी चरण सिंह, महेंद्र टिकैत, किसान नेता राजेश पायलट, जो कहते थे कि हमारा राजनीति में मिशन है, हम चाहते हैं कि गांव ग्रामीण का व्यक्ति आकर सत्ता में भी आए, जहां नीतियां बने वहां बैठे, ताकि गांव का, ग्रामीण एरिया का विकास हो। चौधरी चरण सिंह कहता था कि किसान का भला जब होगा जब किसान का एक खेत मेड़ पे हो और एक खेत संसद की सिड्डी पे हो। लेकिन आज दूसरी तरफ हो गया, किसानों की ज़मीनें छीनी जा रही है, कहीं डैम बनाने के नाम पर, कहीं किसी और के नाम पर। किसानों की ज़मीनों को बिल्डिंगें बड़ी बड़ी सीमेंट वो बनाए जा रहे हैं। सवाल ये आता है, सरकार कहती है विकास नहीं करेंगे। किसान का कोई है नहीं। राजनीति पूरी तरह से व्यापारीकरण हो गया है राजनीति का। राजनीति में जो पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों में जिनको टिकट मिलेगा वो धनबल से मिलेगा, परिवारवाद से मिलेगा, वंशवाद से मिलेगा। किसान की कोई सुनने वाला नहीं है, उसके समर्थन मूल्य की बातें भी होगी।
वो बिजली का खंभा लेने जाएगा तो उसको बिना पैसे बिजली का खंभा नहीं मिलेगा किसान को। थाने में जाएगा तो लूटेगा, हर जगह किसान का है। नरेश जी, ये सब बातें ये बात सबसे पहली प्राथमिकता तो जाति है। राजनीति में भी अगर टिकट की बात की जाए तो जातीय समीकरण देखा जाता है। देखिए ऐसा है, जो भारत में जो पैदा होगा, भारत में 2 संविधान बने। एक पुराना संविधान था जो मनुस्मृति का संविधान था, और एक बाबा साहब अंबेडकर का संविधान चल रहा है। मनुस्मृति का जो संविधान था उसमें कुछ को सुविधाएं दी गई और कुछ को उसमें शोषित किया गया, उसको गुलाम बनाया गया, उनका शोषण किया गया हजारों वर्षों तक। और एक बाबा साहब का संविधान है जिसमें सबको बराबर की हिस्सेदारी, जो पीछे रह गया उसको आगे लाया जाए, जिनके साथ शोषण हुआ उनको मुख्य धारा में लाया जाए। इस देश में जो पैदा होगा वो मनुस्मृति में लिखा गया, वर्णों में बांटा, धर्मों में बांटा, जातियों में बांटा। इसलिए तो ये देश खत्म हो रहा है, इसलिए कभी ताकतवर नहीं बन सकता है भारत जब तक ये जातियां, धर्म, डिबेटें जो होती है चैनलों पे वो केवल धर्म के नाम पर होती है। शाम को जो भी चैनल खोल लो आप, आज ये मस्जिद को तोड़ने जा रहे हैं, आज ये मंदिर टूट गया, आज ये कांवड़ में शीशे पड़ गए, आज ये हो गया। धर्म देखकर अपराधी के लोगों के पैर तोड़े जा रहे हैं। कैसे देश आगे बढ़ेगा? तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं 4 ही जाति हैं। जो इस देश में जिन्होंने बना दिया ये युग, किसी न किसी को किसी न किसी जाति में पैदा होना है। मैं मीणा समाज में पैदा हुआ हूँ, सौभाग्य मानता हूँ कि मैं मीणा समाज में पैदा हुआ। मैं मेरे समाज को गौरवान्वित करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सर्व समाज का बेटा बनना चाहता हूँ। मैं ऐसा कर्म करना चाहता हूँ जो दूसरे समाजों में मैं ऐसी तरह से काम करूँ कि उनमें मेरे समाज का भी कद बढ़े। मैं ये नहीं कि मैं मेरी जाति की हित के लिए किसी का, कोई जाति कोई धर्म ऐसा नहीं कहता। मेरी जाति तो जब मजबूत होगी जब दूसरा समाज मेरी जाति को स्वीकार करेगा। और ये जो लोग जातिवाद की बात करते हैं थड़ियों पे, इन पे मैं भी बहुत, मेरे भी हमारे रहता है कई बार। और यही हम दुख पा रहे हैं, किसान कौमें इसलिए दुख पा रही है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाएगा तो थड़ी पे बेटा गुजर कहेगा मुख्यमंत्री बन जाने दो, हम ये कर देंगे। सचिन पायलट थोड़ी कहता है नरेश मीणा एमएलए बन जान दो, ये कर देंगे। वही सबसे बड़े दुश्मन है, वो इस तरह की जो बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ, नेता कभी भी एक जाति से, एक धर्म से नहीं बनता। एक जनसेवक उसको सभी समाजों को आशीर्वाद चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। और जो आपने पूछा जाट, मीणा, गुजर, यही मेरे मन में था कि किसान कौमों को एक साथ लाऊं। और जिस तरह से बड़े किसान नेताओं का नाम लिया जाता है, वैसे नरेश मीणा का नाम भी इस राजस्थान की राजनीति में, और विशेष रूप से मीणा समाज में नेता हुए, एमएलए एमपी हुए, किसान नेता नहीं हुआ। और यही कारण था कि जब किसान नेता आंदोलन चल रहा था देश में, जब नरेश मीणा वो व्यक्ति था जो राजस्थान से इंडिया गेट पे जब झंडा फहराया गया किसानों ने, उस समय नरेश मीणा भी वहाँ मौजूद था। पूरे राजस्थान में जब किसान आंदोलन चला उसमें पूरी भागीदारी निभाई। मैं चाहता हूँ कि मेरे भी किसान का टेक लगे, किसान नेता का टेक लगे, किसानों की भलाई के लिए मैं लड़ाई लड़ूँ। नरेश भाई, कहने में आपने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात कही है, पर क्या हर व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ेगा, हर जाति जो आपके साथ जुड़ेगी, आपको किसान नेता बनाने के लिए जुड़ेगी, क्या उसको बराबर की भागीदारी आप दे पाओगे? जी, आप तो आगे आने वाले समय के लिए पूछ रहे हो, मैं तो ये पहले कर चुका मेरे भाई। ये तो ये अभी ये कांड हो गया इसलिए आप पूछ रहे हो, पहले कोई पूछने नहीं आता था। प्रभा चौधरी को मैंने 2011 में विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाया महिला का। आभा गुजर को मैंने उपाध्यक्ष बनाया राजस्थान विश्वविद्यालय का। पूजा वर्मा एक दलित की बेटी को विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाया। विनोद जाकर एक दलित के बेटे को अध्यक्ष बनाया। मनीष यादव, ललित यादव, कभी पूछना उनसे जाके, मनीष यादव, ललित यादव से पूछना कि नरेश मीणा आप जो बने हैं उसमें नरेश मीणा का सहयोग है कि नहीं है। आज भी वो कहते हैं कि मेरे जूनियर हैं। मैंने तो सबको समाहित करके चला हूँ। यही कारण है कि मुझे छबड़ा में जो 44,000 वोट आए वो मीणाओं के नहीं थे। मात्र 18,000 वोट मुझे मीणाओं के मिले। 27,000 मुझे 1.5 गुना वोट जनरल कास्ट ने दिए, सामान्य कौमों ने। देवली में मुझे 30,000 वोट मीणाओं के मिले, 30,000 वोट मुझे अदर्स मिले। थावला गांव है एक डूब क्षेत्र में, गुजर समाज का प्योर गांव है। राजेंद्र गुजर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होने के बावजूद उस गांव में नरेश मीणा जीता।
मेरा चुनाव में और जो हालात थे वहाँ देवली उनियारा में कि हरीश मीणा किसी चुनाव लड़ता था, किसी गुजरे गांव में नहीं जाता था, और कोई गुजर कैंडिडेट मीणा गांव में नहीं जाता था। प्रत्येक गांव में हरीश मीणा का स्वागत हुआ और मुझे गुजर समाज ने जो सम्मान दिया, स्वागत दिया। और उस सूरत में जब पायलट साहब भी सभा करके आए, लेकिन गुजर समाज को पता है कि ये मन से हमारे साथ है, दिल से हमारे साथ है। मेरे 50 ये सरपंच साहब बैठे, राकेश फैसला जी रहे, ये चौधरी साहब, ये देखो आप, ये रात दिन इन्होंने एक कर दी। तो इसलिए सभी समाज को, सर्व समाज को लेकर चलेंगे, सबको एक साथ राजनीति का शुद्धिकरण करेंगे। हनुमान बेनीवाल कई दिन से शहीद स्मारक पे धरना दे रहे हैं। मेरी कई बार बात भी हुई है उनसे। वो एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि राजस्थान का जो व्यक्ति है ना, वो लड़ाका नहीं है, क्योंकि राजस्थान में सिर्फ 2 ही पार्टी, हनुमान जी को मेरे चुनाव में आना 2 ही पार्टी हैं। वो तो ये कहते हैं कि नरेश तो मेरा भाई है, लेकिन राजस्थान का आदमी लड़ाका नहीं है, इसलिए राजस्थान में तीसरा मोर्चा पैदा नहीं हुआ। तीसरा मोर्चा तो इसलिए पैदा नहीं होता कि तीसरा मोर्चा जब पायलट साहब अजमेर से रवाना हुए पैदल, बन जाता तीसरा मोर्चा। पर डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी को जलेबी लटका दी बीजेपी ने, मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पार्टी से कोई बन जाए, मौका मिल रहा हो, तो वो कौन क्यों जाएगा थर्ड फ्रंट में। अभी मुझे राष्ट्रीय पार्टी मौका दे देती तो मैं क्यों जाता एमएलए लड़ने। भाई निर्दलीय में क्यों लड़ता। राष्ट्रीय पार्टी अगर किसी को मौका दे दे तो उसको इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, उसको कुछ करना ही नहीं है, उसको कुछ करना ही नहीं है। थर्ड फ्रंट वो बनाएगा जो मन से, ईमानदारी से होगा। अब राजस्थान में थर्ड मोर्चा सबने बना लिए, हर जाति ने यहाँ थर्ड फ्रंट बना लिया, पर खुद की जाति के दम पे बनाया, इसलिए सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन बड़े नेता 5-7 इकट्ठे हो जाएंगे, जनता तो चाह रही है, जनता तो मन से चाह रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था ना, तो ये लोग मेरे चुनाव में आ जाते, मैं चुनाव जीत जाता, वहाँ से शुरुआत हो जाती है, 28 में थर्ड फ्रंट बन जाता राजस्थान में, सब मुख्यमंत्री भाई साहब हनुमान जी को बना देते हम। उस टाइम किसी को पता थोड़ी था कि नरेश मीणा को नरेश जी कहना पड़ेगा 8 महीने बाद। उस टाइम तो नरेश कह रहे थे। नहीं, ऐसा है, मैं हनुमान जी भाई साहब के पास गया, उन्होंने कहा कि नरेश तो चुनाव लड़, मैं हेलीकॉप्टर लेके आ रहा हूँ। अगर वो आ जाते ना तो मैं चुनाव जीत जाता। अब वो भाई साहब ने एक दिन अभी कहा, मेरी बात हुई थी, और उन्होंने पहले भी कहा कि नरेश अगर आरएलपी से लड़ता तो चुनाव जीतता। लेकिन मेरा मानना दूसरा है। मैं हनुमान भाई साहब का भी, जाट समाज का भी पूरा दिल से सम्मान करता हूँ। लेकिन देखो, राजनीति में कई जातीय समीकरण भी होते हैं, क्षेत्रीय समीकरण भी होते हैं। हमारा जो क्षेत्र है हाड़ौती से लेके पूर्वी राजस्थान, इसमें 2 जातियों का एक होना बहुत जरूरी है राजनीतिक तौर पर। गुजर और मीणा, इनके हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये एक हो जाते हैं तो सरकार बन जाती है। और दोनों को एक करने की गारंटी मैंने मुहिम छेड़ रखी है। एक कर दिया और मरते दम तक करता। कैसे करोगे? वहीं बहुत कर दिया सर, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ वहाँ पे दुनिया भर के मीणा नेता पैदा हो गए, मीणा नेता खड़े हैं। महुआ से ओम प्रकाश हुड्डा निरंतर रूप से बयानबाजी दे रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? आज समाज एक जाजम पे, दोनों बैठा हूँ ना, पायलट हॉस्टल के सामने बैठा हूँ, सारे गुजर भाई खड़े हैं। एक नहीं हुए क्या? ये नहीं, एक नहीं होते तो चाय पिलाते क्या, यहाँ बिठाते क्या? अब मुझे तो पिलाई नहीं ना, मैं कैसे कहूँ? अभी पिला आपको भी, तो आप और मंगाए चाय, क्या दूसरा मंगाते हैं आपका हो, तो ऐसे कोई टेंशन नहीं है। हनुमान जी भाई साहब, अच्छा, आप ये मानते हो कि हनुमान बेनीवाल एक लड़ाई तो लड़ रहा है? मैं तो हर जगह नाम लेता हूँ भाई साहब का। मेरे मामले में उन्होंने जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता। जैसे ये एपिसोड हुआ था एसडीएम वाला, तो कहीं न कहीं जाट समाज में मेरे प्रति थोड़ा गुस्सा आया था। अच्छा, ये मैं महसूस करता हूँ खुद। वो शुद्ध थे, दुखी थे। लेकिन घटना, मैंने तो उस दिन भी कहा था ये बात कि पहली बात तो कोई अधिकारी की कोई जात नहीं होती, और अगर आप अधिकारी को कोई जाति की नज़र से अगर देखोगे तो ये जो रोज़ एसीबी के छापे पड़ रहे हैं, रोज़ भ्रष्टाचारी डोल रहे हैं, फिर तो नेता इनके खिलाफ कोई बोल ही नहीं पाता। वैसे तो कोई बोलते भी नहीं नेता। मैंने तो जहाँ तक देखा है ना, तो ये एमएलए को और इन बहुत से नेताओं को देखा जो थानेदार को कहते हैं, थानेदार जी निवेदन कर रहा हूँ, आज मैं इनको भेज रहा हूँ, देख लेना मतलब आप सेटल कर लेना। अब जनता कैसे नेता को चाहती है? या तो वो कि मैं बोल रहा हूँ, आदमी भेज रहा हूँ, देख लेना, या निवेदन कर रहा हूँ। अब आप
जनता ये चाहती है कि हमारा नेता दबंग दमदार भी हो, उसकी वो दमदारी से बात करे, ईमानदारी से बात करे, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो आम गांव में किसान परिवार है, वो ज़्यादातर लोग पीड़ित हैं थानों से, तहसील से, बिजली घरों से, पीएचडी से, भ्रष्ट सिस्टम से, भ्रष्ट लोग जो बैठे हैं पदाधिकारी उनसे। अब उनके खिलाफ अगर एक्शन नहीं करें तो वो जो घटना घटी ना, मैंने उस दिन कहा था कि भाई उसकी जगह कोई भी होता, मीणा अधिकारी होता तो भी थप्पड़ पड़ती, जो उसके पड़ी तो उसकी भी पड़ती। मैं तो जानता भी नहीं था भाई अमित कौन है, एसडीएम है कि नहीं है। लेकिन भाई साहब हनुमान जी ने, मैंने महसूस किया था कि जाट समाज में नाराजगी आई थी, मुझे नुकसान भी हुआ वोटों का, मैं चुनाव जीतता अगर ये घटनाक्रम नहीं होता तो। मुझे जाट समाज में जीते या इसकी वजह से ज़्यादा वोट नहीं, अगर ये घटनाक्रम नहीं होता तो मुझे 15-20 हज़ार वोट और आते और राजेंद्र गुर्जर जी के 15-20 हज़ार वोट घटते, डिफरेंस होता 5,000 का। लेकिन जैसे ही घटना घटी, आजकल जातिवाद मतलब जिस तरह का कुछ लोग हैं ही, क्यों रहे हो उसने तो जाट के दे दी, जाट के दे दी, भड़काने वाले बहुत हैं। भड़काने वाले, अब ये चौधरी साहब देखो हमारे खास थे, इनको भी दुख हुआ यार। लेकिन बेनीवाल जी ने जब बोला कि नरेश ने सही किया है, उसने तो 1 दिन में 4 देता, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हुई। फिर जाट समाज को भी बाद में लगा कि यार, और मैं अभी भी मैं तो फील करता हूँ कि भाई अब तो आगे तो ऐसे कोई गलती होगी नहीं, और पूछ लेंगे नहीं तो भाई किस जाति का है। अब किसी अधिकारी से लड़ने जाएंगे, बढ़ने जाएंगे तो ये पूछेंगे भाई बता दो तो किस जाति का है। अच्छा तो किस अच्छा तो ये भी बता दो, अब ये भी बता दो किस किस जाति को एग्जाम्पशन रहेगा। नहीं, अब नहीं पूछेंगे, लेकिन अब पूछ के करेंगे भाई तू किस जाति का है। तो सोच कौन सी जातियां बच के रहे ये तो बता दो। नहीं, ऐसा नहीं कुछ भी, सभी का सम्मान करते हैं। जैसे मैं तो कायस्थ जात का हूँ, हमारे तो वोट भी लिमिटेड है, तो मुझे तो थोड़ा संभल के रहना चाहिए। अब ऐसा ठीक नहीं है, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि भाई अधिकारियों से, इनसे भी निवेदन है, आपको जो शपथ दिलाई जाती है, जो जन सेवा का आपको भी जैसे नेताओं को दिया जाता है वैसे अधिकारी कर्मचारियों को, उनको भी उस तरह से निर्वहन करना चाहिए। चर्चा ये है राजस्थान के अंदर के नरेश मीणा किरोड़ी लाल का सब्स्टिट्यूट होगा, रिप्लेसमेंट होगा। देखो कोई किसी का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। आप से वो जो मीणा कम्युनिटी है जो छिटक गई और टुकड़ों में बट गई, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई है, उसको एक करने का काम कराया जाएगा। सब्स्टिट्यूट की रिप्लेसमेंट जो है वो देखा जा रहा है। देखो कोई किसी का रिप्लेसमेंट नहीं होता। आपकी जगह मैं नहीं ले सकता, आपकी जगह हमारे महेंद्र भाई पत्रकार ये नहीं ले सकते, उनकी जगह आप नहीं ले सकते। सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। डॉक्टर साहब संघर्ष के पर्यायी हैं, आंदोलनों की राजनीति करी है। डॉक्टर साहब का सम्मान करता था, सीनियर नेता है। मैं तो जितना मेरी उम्र है उतनी बड़ी उनकी राजनीति है। करता था, सम्मान करता था, करता हूँ। वो हमारे सीनियर नेता है, उनका बहुत चुनाव होने वाला है, विधानसभा का उपचुनाव अंता से। किस भूमिका में नजर आएंगे नरेश मीणा? कहाँ से नजर आएंगे? कंफर्म नहीं चुनाव होगा कि नहीं होगा, होता है तो। लेकिन चुनाव अगर हुआ तो अंता की राजनीति, अंता का चुनाव नरेश मीणा के इर्द गिर्द घूमेगा। नहीं वो तो पता है। आप किस भूमिका में होगे? देखते हैं उस समय क्या रहता है। चुनाव लड़ोगे? अभी पूरे लोगों से जानूंगा, जनता से जानूंगा, वहाँ जाऊंगा, पूरे इलाके के लोगों को इकट्ठा करूंगा, सभा करूंगा। अब के जो निर्णय लूंगा लेकिन वो जनता को इकट्ठा करके पूछ के लूंगा। अच्छा। अंता का भी अगर निर्णय करूंगा, जैसे अलीगढ़ में तो मैं अचानक से चुपके से जाके फॉर्म भरे आया, छबड़ा में तो राजपासा लगा रखी थी तो चुपके जाना पड़ा। अंता में अगर चुनाव हुआ तो पहले मैं जनता से पूछूंगा, सब लोगों को इकट्ठा करूंगा, उनकी राय पूछूंगा, लड़ें नहीं लड़ें, लड़ाएं किसको लड़ाएं, किस पार्टी से लड़ें। जो मेरे साथी लोग हैं, कभी कभी इनको भी तो लगना चाहिए कि भाई हमारा नेता हमसे पूछता भी है। क्यों आया जीवन के अंदर? क्या ये जो बयानबाजियाँ हुई आपके द्वारा, जो आपका बेबाकपन था, जो आपने बेबाक रूप से बातें रखी, क्या वो बातें भी आड़े आई या सिर्फ एक महज वो गलती आड़े आई? नहीं, गलती आड़े नहीं आई। जो एसडीएम साहब थे जिनके साथ मेरी ये घटना हुई, उनसे मेरे फादर मिले, मेरी फादर की बात हुई। उन्होंने भी ये कहा कि भाई वो तात्कालिक घटना थी, हमें आपस में जानते भी नहीं थे, और उन्होंने ये कहा मुझे उस बात का अब कोई वो भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि नरेश पे कोई कार्रवाई हो। खुद एसडीएम साहब से भी मेरे जो पिताजी मिले थे,
लेकिन राजनीतिक षड्यंत्रों का के कारण 8 महीने रहना पड़ा। धाराएं लगाने से लेके जेल में डालना, जेल में लंबे समय तक रखना, बड़े लोगों का था। हाड़ौती में जो व्यापारी राजनीति कर रहे हैं, धन बल की राजनीति कर रहे हैं, उनको लग रहा था कि ये ऐसे ही रहा तो हमारा क्या होगा, हमारा बजरी का धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, हमारे जो प्रॉपर्टी PWD, ये क्रेशर, ये चलेंगे कि नहीं चलने देगा, थर्मलों में ये जो हमारे ये जो राख के बरगल चल रहे हैं, ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे। वो सब लोग एक हो गए। दूसरे पूर्वी राजस्थान में जो वंशवाद की राजनीति करते हैं, जो अपने बच्चों को राजनीति में सुरक्षित देखना चाहते हैं, उनको लगता है कि अगर नरेश मीणा रहा तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। वो सारे लोग एक हो गए, सबने पूरी दम लगाई जितनी ताकत थी उनके पास। लेकिन इस दौर में जिन लोगों ने मेरी मदद की, प्रहलाद गुंजल, प्रताप सिंह खाचरियावास, राजेंद्र जी गुडा, इंदिरा मीणा, ओम प्रकाश जी हुडला, नीटू सिकरवाल, सत्यपाल सिकरवाल, बाबू झंडेलवाल विधायक श्योपुर, आपके यूपी के विधायक अतुल प्रधान, बहुत सारे लोग, महिपाल सिंह जी मकराना, करनी सेना वाले, बहुत सारे लोग जेल में मिलने आए। इन लोगों ने मदद की। मेरी जो टीम के साथी हैं उनको तो आप लगभग जानते हो। एडवोकेट्स ने बहुत मदद की, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा केस लड़े। महेश जी शर्मा साहब, रजनीश जी गुप्ता, फतेहराम जी मीणा, मुखराम जी, सीताराम गुमलाडू, मुकेश, राजवीर जी गुजर, कपिल जी गुप्ता। और इससे ऐसा मुझे लगा कि आज भी कहीं न कहीं लोग सच्चाई के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि चारों तरफ अंधकार है। अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो उसकी मदद करने के लिए बहुत लोग मदद करते हैं, और वही मेरे साथ रहा। और फिर ऊपर वाले की कृपा रही कि उसने सब ठीक रखा। सबसे बड़ी तो ऊपर वाले की कृपा ये रही कि वहाँ किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। अगर वहाँ कोई जनहानि हो जाती, कोई मर जाता, तो ये तय था कि 302 नरेश पे लगता, चाहे गोली पुलिस की होती। और ये भी स्क्रिप्ट था, ये भी प्लान था कि भाई नरेश को इस मामले में ऐसा कर दो कि कभी चुनाव ही नहीं लड़ पाए, जेल में रहते हुए इसको सज़ा दे दो, सज़ा के बाद में पड़ा रहेगा, आएगा तड़ी पार कर देंगे, बाद में या तो हमारे नतमस्तक हो जाएगा, पैर पकड़ लेगा। और यही कारण रहा कि 8 महीने नरेश मीणा झुका नहीं। आए बहुत लोग, बहुतों ने भेजा, यातनाएं भी दी गई कि जेल कर लो। देखो, जेल तो यातना ही का नाम ही जेल है। उस 4 दीवारी के अंदर जाना ही यातना है। वो तो नरक है। जेलें तो नरक होती है। उस 4 दीवारी के अंदर आप किसी से कोई मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। तो जेलें तो नरक है। नरक में थे 8 महीने, लेकिन भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। नंगे पैर घूम रहे हो एक आप अभी भी। ये मैंने कोई मन्नत है, जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन पहन लेंगे। वो आपकी और आपकी वाइफ दोनों की मन्नत है? मेरे को तो अभी पता लगा कि पत्नी भी चप्पल नहीं पहनती। मेरे को पता ही नहीं था कि भाई मैंने मांगी थी, मैंने उसने क्यों वो कब से नहीं पहन रही, कल पता लगा। तो कहाँ और कब पूरी हो रही है ये मन्नत? वो जब भी पूरी होगी, जिस दिन जूते दिख जाएंगे उस दिन सोच लेना कि भाई आज मन्नत पूरी हो गई। उससे पहले तो हमें पहले ही पता लग जाएगा। नहीं लगेगा। मन्नत तो पता है हमें, थोड़ी क्या पता है विधानसभा कब पहुँचना है ये? तो फिर इसका मतलब मन्नत दूसरी है, उनकी दूसरी है। मैं कहा ना कि जिस दिन मन्नत पूरी हो, मेरे आप चप्पल जूते देख लो, उस दिन पूछना कि भाई आज क्या मन्नत पूरी हुई है आपकी, फिर बताएंगे। नरेश जी, एक चीज़ बताइए कि राजस्थान के अंदर 2 बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, मीणा और गुजर। आपके इस पूरे आंदोलन के अंदर ये देखने को मिला कि मीणा गुजर एक होके एक मंच पे, किसी हद तक जाट, तीनों कम्युनिटीज़ एक होके सिर्फ एक बात कर रही थी, नरेश मीणा को रिहा करो। ये काम राजस्थान की राजनीति में कई लोगों ने प्रयास किया पर हुआ नहीं। नरेश मीणा से ये काम हुआ, या नरेश मीणा के नाम पे ये काम हो गया, पर ये हो गया। अब इसको आप किस तरीके से सस्टेन रखोगे, कैसे इसको आगे लेके जाओगे? क्योंकि 80-85 सीटें राजस्थान की विधानसभाओं की इन 2 कम्युनिटीज़ के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है। देखो, ये एक दिन का प्रयास नहीं है। मैं 99 का मेरा एनरोल रहा है राजस्थान विश्वविद्यालय का, और ये पारिवारिक भी है मेरा।
कि आप मेरे गांव में भी अगर कभी जाओगे तो मेरी पंचायत में गुजर समाज का गांव जो 325 वोट थे वहाँ, वो आज भी मेरे लिए मरने के लिए तैयार हो गाँव। विश्वविद्यालय में आया तो भी ये प्रयास रहे। सबसे पहले मैं चुनाव लड़ा विश्वविद्यालय अध्यक्ष का, निर्दलीय लड़ा, बसपा से लड़ा। तो मैंने जनरल सेक्रेटरी का जो मेरा कैंडिडेट था वो अत्तर सिंह गुजर था। ये सरपंच साहब बैठे हैं आपके, आर.डी. गुजर जी, तीसरी बार सरपंच है। 1999 से मेरे दोस्त हैं। कब से? 1999। 1999 से मेरे दोस्त हैं। आज तो स्कॉर्पियो के मालिक है। उस समय क्या खासियत है इस आदमी में जो 1999 से दोस्ती है? वो गुस्सैल, मतलब किसी चीज़ की परवाह नहीं करने वाला व्यक्ति, आपका 1999 से दोस्त कैसे? सबसे बड़ी खासियत तो ये मानता हूँ साहब मैं कि सबको सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बकते हैं ना, वो इनका कास है। कौन बकता है ये अगर जिसको सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बकेंगे, सबको ज़्यादा उलाना देंगे ना, ये समझ लेना वो कास दोस्त है। ये है। और दूसरी बात, कोई भगवान की देन है, आगे कोई तपस्या की होगी पूर्व जन्मों में। आदमी कैसा है? बहुत अच्छे, मन के साफ। ये तो सामने अगल बगल बैठे हो इसीलिए कह रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल पीछे से भी कहेंगे। है? हाँ, बिल्कुल मन के साफ। और 99 में ऐसे नहीं लगा कभी हमारे भी संकट आए, कभी भी कोई जरूरत पड़ी। सिर्फ इस बार ही लोगों के लिए लड़ा है ये आदमी, या पहले भी? सबसे बड़ी खासियत ये है, दिखावा नहीं करते। ये नहीं कि मैं तेरा कास हूँ, मेरे पास बैठ जा, तू ये बैठ जा, किसी तू कास है, तू कास। दिखावा नहीं करते। इनके मन में सब कुछ रहती है, सब तोल मोल है। जो बता रहे हैं जो ठीक है कि मेरे कौन कास है कौन कास नहीं है, अपने आप परिस्थिति में बता देते हैं। वक्त तय कर लेता है। सब राजस्थान की राजनीति पे चर्चा कर लें। जी। आपने अच्छा सवाल पूछा था। ये ख्वाब रहा है मेरा। क्या? जो आपने कौमों का नाम लिया, मैं राजस्थान की किसान कौमों को एक मंच पे देखना चाहता हूं। कारण? किसान मेरा भगवान है, खेत मेरा मंदिर है। मैं एक साधारण परिवार से, किसान परिवार से पैदा होकर इस जगह आया हूं। जो मेरे साथी लोग हैं, कभी कभी इनको भी तो लगना चाहिए कि भाई हमारा नेता हमसे पूछता भी है। लोकप्रियता बढ़ी है, पार्टियां अगर अप्रोच करती हैं कि टिकट ले लो, फिर रुझान किस तरफ होगा, कांग्रेस या बीजेपी? अभी देखते हैं, उसको समय आने दो। पहले पूछे तो सही कोई। पहले पूछने तो आए कोई। हमें तो अब तक कोई पूछ नहीं रहा, हम तो भिखारी बन के डोल रहे हैं कि टिकट दे दो, टिकट दे दो। अब तक तो यही हुआ है। जिनके 500 वोट नहीं है वो टिकट बांट रहे हैं राजस्थान में। लड़ाई इसी बात की है कि जिनके 500 वोट नहीं है वो तो टिकट बांटते हैं, और यहाँ साला 5-5 करोड़ लोग जनता आशीर्वाद दे रही है, फिर टिकट नहीं है। भिखारी की तरह बैठे रहते हैं टिकट आर्थिक बन के कार्यालय के सामने, साहब को कटोरा लेके आए हैं, टिकट दे दो। नहीं, दोनों ही पूछ लेते हैं, फिर क्या कैसे फैसला होगा? फिर देख लेंगे। नहीं, कोई तो बताओ आप। जनता से पूछ लेंगे, जैसे महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने फैसला। सब पूछ लेंगे जनता क्या चाह रही है। हाँ। जनता क्या चाहती है, फिर जनता चाहेगी वो कर लेंगे। तीसरे मोर्चे की बात जो है वो अधूरी रह गई। बनाने का मन है या उस तरफ बढ़ने का मन है? देखो, अगर राजस्थान में तीसरा विकल्प अगर खड़ा होता है तो नए लोगों को मौका मिलेगा। राष्ट्रीय पार्टियां तो उन्हीं को टिकट देती है जो परिवारवाद, वंशवाद, धन बल उनको देती, मैंने नहीं देखा है। अगर तीसरा विकल्प आएगा तो ये राष्ट्रीय पार्टियां भी मजबूर हो जाएगी। राष्ट्रीय पार्टियां भी मजबूर हो जाएगी अच्छे लोगों को टिकट देने के लिए। जैसे अभी हमारे वहाँ एक प्रमोद जैन भाई है, वोट तो नहीं है 500, लेकिन उसके कहने पे टिकट देते हैं। दुकान में सामान कुछ नहीं है, लेकिन भरम बढ़ रखा है। बैग में जब सामान इतना है, कार्यालय बनता तो वो पैसे देगा, रोड शो राहुल गांधी का होगा तो पैसा वो देगा। तो ज़्यादा अब अगर थर्ड पॉइंट बनता, विकल्प आता, जगह जगह नए लड़के खड़े होते हैं चुनाव में। मैंने देखा कई बार, जनता से भी मैं निवेदन करना चाहूँ, कई बार उनको जनता ये रहता है कि जैसे वो मेरी वजह से वो पार्टी हार गई, वो जीत गई। कई लोग ऐसे बैठे जिनको हराने से भी जनता का भला है। जो पार्टियों के नाम पर टिकट लाकर जो लोग बैठे हैं और केवल पार्टी का टिकट लाकर बनकर विधानसभा और लोकसभा में चले जाते हैं, उनको तो नहीं बनने से भी अच्छा है। ऐसों को तो हराओगे तो कम से कम आपके 5 साल बिगड़ेंगे, 5 साल के चक्कर में, लेकिन आपके 50 साल 100 साल आपके इसी क्षेत्र के सुधरेंगे, जरूर सुधरेंगे। बुरे लोगों को अगर 5 साल के लिए हरा दिया आपने तो नए वैक्यूम खड़ा हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, ऑप्शन ही नहीं है। एक साल इनको एक को जिताएंगे, बी को हराएंगे, फिर नेक्स्ट साल ए को
जिता देंगे, बी को हरा देंगे, बी को जिता देंगे, ए को हरा देंगे। वो अगर अब जैसे बिहार यूपी इनमें जो थर्ड मोर्चा है, तो अच्छा व्यक्ति जिसका जनाधार है, उसके बाद 10 पार्टियां आके पीछे डोलती भाई हमारी पार्टी से ले ले, हमारी पार्टी से ले ले। अब भगवान करे मैं इतना बड़ा बन जाऊं। अब तक तो मैं भी कहता था भाई मैं भी जुगाड़ करूं, कुछ पैसे से दे रहे हो टिकट, तो मैंने अभी भी कहा था, एक सांसद को कहा भाई केसी मीणा के पास है तो थोड़ा बहुत मैं भी करूँगा, मैं दे दूँ, मेरे को दे दे भाई। अब ऐसा विकल्प हो जाए कि वो मेरे पास आएगी, बताओ साहब। तो पैसे से मिल जाती है कि टिकट? पैसे से ही मिलती है और काय से मिलती है, चमड़ी धमड़ी। राजकुमार राउत ने एक नक्शा जारी किया है ट्वीट के ऊपर भील प्रदेश का, उसको लेकर राजनीतिक घमासान हो रहा है ज़बरदस्त तरीके से। राजकुमार हमारा भाई है, लड़ने वाले सारे हमारे भाई हैं। मुझे अभी किसी पत्रकार महोदय ने कहा कि आपको सुरेंद्र व्यास जी से मिलना चाहिए और मैं उनसे आशीर्वाद लेने जाऊंगा। तो उन्होंने ये कहा कि एक ज़माने में सुरेंद्र जी व्यास वो व्यक्ति थे जो बड़े बड़े दिग्गजों से लड़ते थे, और आप ही की तरह बागी स्टाइल के थे। मैं उनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा, बौद्धिक रूप से वो बहुत मजबूत बताए। उनसे अगर कुछ दीक्षा मिलेगी कुछ गुरु की, तो उनसे मैं सीखने जाऊँगा। मैं चाहता हूँ लड़ने वाले लोग राजनीति में आए। मालवीय बेटा था एक चोर वहाँ उदयपुर में, बेचारा राजकुमार राउत निश्चय का था, उस समय उसको अध्यक्ष बना, एमएलए का टिकट दे देते तो पार्टी नहीं बनती, आदिवासी पार्टी, कांग्रेस साफ नहीं होती। पर मालवीय, रघुवीर मीणा, जो मालवीय जी जैसे निमटे भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब ये पूर्वी राजस्थान में वही चल रहा है, कुछ नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी जिस एससी एसटी माइनॉरिटी की दम पर जो वेंटिलेटर पे पड़ी हुई सांसें ले रही है, अगर ये नहीं मानेगी इनको तो खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वैक्यूम जो बना रही है खत्म हो जाएंगे। एक तरफ राहुल गांधी कह रहा है जातीय जनगणना होगी, उसके बाद संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। क्या वो अपनी पार्टी में प्रतिनिधित्व दे रहे हैं क्या? मुझे ये बता दो, राहुल गांधी जब राजस्थान की मंचों पे आता है सभा करने, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी आती है, गांधी खेड़, एक भी आदिवासी उस मंच पर बैठा हुआ पहली पंक्ति में बैठता हो तो बता दो। एक मीणा नेता मुझे वैसा बता दो जो अपने टिकट के अलावा किसी दूसरे के टिकट की गारंटी ले सकता हो। टिकट कौन बांटता है? प्रमोद जैन भाया, सुभाष गर्ग, संयम लोढ़ा, सीपी जोशी साहब, शांति धारीवाल जी, वो आपका वो भंवर साहब। और वोट कहाँ देते हैं? जो वोट देते हैं उनकी तो गिनती नहीं है, उनकी तो काउंटिंग ही नहीं है। दुकान बंद हो जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो। वो कह रहे हैं ना कोई 1500 वोट आए, 2000 वोट आए, सूपड़ा साफ कर दूंगा। हाड़ौती से लेके और दौसा, पादोपुर, करौली 30 सीट ऐसी है जहाँ कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। सेना तैयार हो गई, अब तो सेना के लिए हथियारों की ज़रूरत है, वो हथियार इकट्ठे करेंगे। आप जैसे बड़े लोगों से आग्रह है कि हमारी पास जनता बहुत है, जनता का आशीर्वाद बहुत है, व्यवस्था ही नहीं। अब कल ही खाटू श्याम जी गए, आधी गाड़ी में डीजल बीत जाता है। तो अब आप उनसे आग्रह कर रहे हो जिन पे खुद व्यवस्था नहीं है। अब यही तो दिक्कत है। हमारी तो सेना भी बेरोजगार है बेचारी, सारे बेचारे कैसे जुगाड़ करते हैं, फिर भी बेचारे भागते हैं। बहुत संकट आया मेरे पे संकट नहीं था। 8 महीने जेल में रहा तो मेरे जो साथी थे उनको बहुत टॉर्चर किया, आर्थिक रूप से तोड़ा गया। मेरा एक सेनापति अबरार, एक नेता के लिए उसने लड़ाई लड़ी, 3 मुकदमे खाए, उसी नेता ने उस पर मुकदमा लगाया, 30 लाख के नीचे उसको दिया, 30 लाख के नीचे दिया उसको। उनके कीड़े पड़ेंगे ऐसे नेताओं के। समरावता की क्या स्थिति है? वो क्या? समरावता को अभी न्याय नहीं मिला है। बात तो बहुत लोगों ने की, डॉक्टर साहब भी गए, विजय बैसला भी गए, बहुत से लोग गए। मेरा गांव है, समरावता का बेटा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी बहुत सारी समस्याओं को लेकर मिलूंगा, टाइम लूँगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी टाइम देंगे तो मैं चाहता हूँ गांव इस राजस्थान का सबसे अच्छा गांव हो और ये बनाकर छोड़ूंगा। तो साहब ये आप सुन रहे थे नरेश मीणा को, तेवर वही हैं। हाँ, कुछ चीज़ों की बात कही गई है कि कुछ चीज़ों में सुधार जो है वो किया जाएगा। 8 महीने जेल में बिताए, लेकिन सड़कों के ऊपर इनके जो सहयोगी थे उन्होंने भी वही सहा जो 8 महीने इन्होंने सहा। सपना आज भी वही जिंदा है कि जो प्रयोग यूनिवर्सिटी में किया था वो राजस्थान विधानसभा में करने का मन है। नंगे पैर हैं, एक मन्नत है जो पूरी हो जाएगी, और कहा है कि जब वो पूरी हो जाएगी तो तुम्हें ही पता लग जाएगा भाई। अंता चुनाव पे नज़र रहेगी,
चुनाव घोषित होता है तो चुनाव लड़ने का मन है। अब कहाँ जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे, भविष्य तय करेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जनता तय करेगी। हाँ? जनता तय करेगी। जनता ही तय करेगी साहब। साथी समर्थक जनता पहले जनता तय करेगी और उसके बाद में तय करेगा जनता का नेता और जनता का बेटा। और समरावता जो है वो इस राजस्थान का सबसे खूबसूरत और सुविधाजनक गांव बने, ये एक नया सपना नरेश मीणा ने देखा है और इसके लिए प्रयासरत है। ये कहना है नरेश मीणा का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।